हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में प्रमुख फसलें। देखिए, भारत में प्रमुख फसल के बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा और हम जानेंगे कि भारत में जो है कौन कौन से जो फसलें हैं उगाई जाती है, जो कि भारत के लिए विशेषताएं हैं। क्योंकि किसी भी देश के लिए, और वो खास तौर पर जो कृषि प्रधान देश है, उनके लिए कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सारे जो होते हैं अर्थव्यवस्था इसी पर ही आश्रित होते हैं। तो भारत भी एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के फसलों के बारे में अगर हम बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। भारत पर मुख्य फसलों के देखा जाए तो भारत जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल में विविधता, भौगोलिक परिस्थिति तथा जलवायु की विविधता के कारण कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो देखा जाए तो भारत में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिन्हें हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत की श्रेणी में बांट सकते हैं। और ये टेबल से आपको साफ हो जाएगा कि भारत में कितने तरह की जो है क्रॉप की जो है प्रोडक्शन होती है। कहते हैं यहाँ पर जो आया है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण फसलों के प्रकार। देखिए, यहाँ फसलों के प्रकार के अंतर्गत हम देखें तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आया है कि फसलों के प्रकार देखा जाए तो 6 प्रकार जो है मुख्य फसल होते हैं जो भारत में उगाए जाते हैं। उसी के बारे में हम विस्तार पर यहाँ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये फसलें कैसे हैं और इनका क्या कंडीशन होता है उगने के लिए और इसका जो है क्या स्थान है विश्व में। तो आप इस तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहें और इसी तरह जो है लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर भी करना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं फसलों के प्रकार के अंतर्गत जो है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत जो होता है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी आते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार पर आगे चर्चा भी करेंगे। उसके बाद है दालें। दालों में आता है चना, अरहर, मूंग, मसूर, सभी दालें जो आती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर 2 ही मेंशन है, बट आपको पता ही है कि बहुत टाइप्स के जो होते हैं। लेकिन देखा जाए तिलहन की फसलें जो होती है, जिसमें देखो दालें में आ जाता है चना और अरहर की दाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन तिलहन की फसलों के अंतर्गत आता है मूंगफली, सरसों, मटर, उड़द, मूंग, सारे आते हैं, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पेय फसलों देखिए, पेय मतलब पीने वाले, जैसे होते हैं चाय, कहवा, कॉफ़ी, कोक भी इसी के अंदर आता है, यानी बिनोला भी कहते हैं इसको हम। रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है देखिए कपास, पटसन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण फसलें होते हैं जो कि रेशे निकलते हैं। और अन्य फसल के अंतर्गत देखें हम तो जो कि काफ़ी जो है व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है अन्य फसलें, जिसमें हम गन्ना, मसाले, फल, सब्जियां, फूल, रबर, तंबाकू, जो कि काफ़ी महंगे फसल है और ये भारत में जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी स्थान इकोनॉमिक क्षेत्र में देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे समक्ष आता है धान। देखिए, धान का अपना एक महत्व स्थान होता है और धान जो है किसी भी देश के लिए, खास तौर पर भारत के लिए जो कृषि प्रधान देश माना जाता है, धान का यहाँ बहुत से वैरायटी देखने को मिलता है। और वैरायटी तब आती है जब यहाँ पर ऐसा कंडीशन बनती है। तो आपने देखा ही होगा कि चावल जो है मुख्य होती है और चावल की जो है क्या विशेषताएं होती है और चावल हर घर के लिए महत्वपूर्ण रहती है। देखा जाए धान मुख्य जो है उष्णकटिबंधीय फसल है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। धान जो है मुख्य उष्णकटिबंधीय फसलें हैं और विश्व में जो है भारत के चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश माना जाता है। यानी विश्व में भारत चीन के बाद, यानी भारत का स्थान दूसरा नंबर पे हुआ और चीन जो है पहले नंबर पे धान जो है उत्पादन करती है। तो समझ सकते हो कि चीन जो है नंबर 1 है पूरे विश्व में और भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। विश्व के सकल उत्पादन में भारत का योगदान जो है केवल 20% ही है और देश के जो है 23% भूभाग में चावल की खेती होती है और धान की फसलें जो है खरीफ ऋतु में होती है। तो याद रखना आप, ये बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि धान की जो फसलें होती है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है और धान की फसल जो है 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी और अधिक विकसित होती है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धान की कृषि के लिए वर्षा की मात्रा जो है 125 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। ये धान की जो ग्रोथ होती है वो खड़ी पानी में ही होती है, इसलिए इसमें बरसात का जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है धान के फसल को ग्रोथ करने के लिए। यद्यपि ये फसल इससे कम बारिश वाले क्षेत्रों में अच्छी विकसित की जा सकती है, बशर्ते सिंचाई के साधन व स्रोत उपलब्ध हो। देखिए, सिंचाई के अंतर्गत भी धान की जो है कृषि की जा सकती है, लेकिन जनरल सी बात है उसमें अच्छे सिंचाई साधन उपलब्ध होना
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसके पानी जो है खड़े होने चाहिए, और खड़ी पानी में ही जो है धान की कृषि करना जो है बहुत ही आसान रह जाता है। जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी या चिकनी मिट्टी चावल खेती के लिए आदर्श मिट्टी होती है। तो आप समझ सकते हो कि जो धान की कृषि के लिए जो जलोढ़ मिट्टी या चिकनी मिट्टी जो है काफ़ी आदर्श मिट्टी के रूप में जाना जा सकता है। धान की खेती में अधिकतर जो है श्रमिक का प्रयोग जो है बुआई से लेकर पौधों के प्ररोपण क्रिया में करना पड़ता है। तो इसमें बहुत से जो है श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि हाथों से जो है ये धान कृषि लगाते हैं। धान श्रम प्रधान फसल होने के कारण धनी आबादी वाले क्षेत्रों में बोया जाता है, क्योंकि ये प्रधान है फसल है, इसलिए धनी आबादी वाले क्षेत्रों में बोया जाता है, क्योंकि सारे आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। भारत में धान प्राय सभी जगह बोया जाता है, परंतु प्रमुख फसल के रूप में चावल अधिक पैदा करने वाले राज्यों में जो है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश शामिल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है चावल उत्पादन क्षेत्र है। चावल उत्पादन में आंध्र प्रदेश दापी सबसे आगे है, यानी आप समझ सकते हो कि भारत में चावल उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है काफ़ी सबसे आगे है, परंतु इसके स्थापित खपत इतनी अधिक है कि आंध्र प्रदेश को चावल अन्य राज्यों में आयात करना पड़ता है। पंजाब में चावल दापी अवशेष कम होती है, परंतु स्थानीय खपत नहीं होने के कारण पंजाब चावल का निर्यात भी करता है। पश्चिम बंगाल में एक साल में चावल की 3 फसलें जैसे अमन, बोरा, ओस भी आ जाती है। तो आप समझ सकते हो कि पश्चिम बंगाल में एक साल में चावल की 3 फसलें लगाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मैप, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मानचित्र, जिसपे हम देख सकते हैं कि चावल के उत्पादन क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो काफ़ी प्रमुख है, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आना एक आम सी बात है। तो ये जो है मैप भी बहुत कुछ आपको समझा सकता है, और अच्छे मार्क्स लेने के लिए ये जो है भारत के चावल उत्पादन क्षेत्र को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ प्रमुख क्षेत्र के रूप में देखें तो आप कहीं भी निशान लगा सकते हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के एरिया हो, बिहार हो, कलकत्ता हो, कर्नाटक साइड हो, केरल हो, तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमेशा एग्जाम में यही आता है कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो अगर इन क्षेत्रों को आप दर्शा देते हो तो कोई भी एग्जामिनर गलत नहीं कहता है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो कि इधर साइड ही आपको दिख रहे हैं जो कि लाइनें डार्क हो रखी है, उधर साइड ही जो है चावल के उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाता है मानचित्र के अंतर्गत। और देखा जाए तो इन क्षेत्रों में जो है बारिश बहुत होती है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के साइड देखें तो वहाँ पर भी देखिए बरसात काफ़ी होती है, और यहाँ चावल के लिए एक आदर्श क्षेत्र जो है बन जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इन क्षेत्रों में जो है चावल का उत्पादन सर्वदा अधिक होती है, और ये ज़रूरी भी है, और इसे आप अपने एग्जाम व्यू के लिए तैयार कर सकते हो इस मैप के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गेहूँ उत्पादन। देखिए गेहूँ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं गेहूँ मूल्य रूप से जो है उप पोषण फसल है, जो भारत में शीत ऋतु में बोया जाता है, और यह रबी के मौसम में होता है, जबकि चावल खरीफ मौसम में बोने वाली फसल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी ये ज़रूरी है कि यह रबी के जो है मौसम में होती है, जबकि चावल खरीफ के जो है मौसम में बोने वाले फसल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रह जाएगा कि रबी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है गेहूँ के लिए, और चावल जो है खरीफ के फसल के रूप में देखा जाता है। क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद गेहूं का दूसरा स्थान होता है, और इस फसल का बोया गया क्षेत्रफल भारत में कुल बोए गए फसलों के क्षेत्रफल का 13% है। गेहूं को जो है ठंडे मौसम जिसमें जो है मामूली वर्षा हो की ज़्यादा आवश्यक होती है। गेहूं भारत के उत्तरी जो है मैदानी भाग में ठंड के मौसम में जब दिन का औसत तापमान 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस रहता है तब जो है उगाया जाता है। तो आप समझ सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गेहूं के लिए जो है कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इसका जो है समय काल आप देख सकते हो कि ये अक्टूबर नवंबर के बाद ही इसका जो है बोने का प्रावधान है, जहां पर 10 से 15 सेल्सियस तापमान रहता है, जो कि आदर्श होता है। अच्छे वाहन गुण वाली जो है दोमट मिट्टी में गेहूं की अच्छी फसल होती है। यानी देखा जाए तो मिट्टी जो अच्छी है वो दोमट मिट्टी है, जहाँ पर गेहूँ जो है अच्छे फसल के रूप में देखा जाता है। और इसके अंतर्गत अगर हम राज्य की बात करें तो ये साफ कर देता है
कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा गेहूं उत्पादन के बड़े और प्रमुख राज्य हैं। यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा गेहूं के अच्छे उत्पादन माने जाते हैं, जो कि गेहूं के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में देखा जा सकता है। इन राज्यों में भारत के जो है सकल गेहूं उत्पादन के कुल बोए गए क्षेत्र का 60% तथा कुल गेहूं उत्पादन का 73% हिस्सा आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो है उत्पादन कुल जो है बोए गए क्षेत्र का 60% तथा कुल गेहूं उत्पादन का 73% हिस्सा आता है। और गेहूं उत्पादन के अन्य राज्य राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र आता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है, कहते हैं 1966 में, आपको याद होगा कि 1966 में जो है हरित क्रांति हुई थी। और कई जगह ये क्वेश्चन आ जाता है कि हरित क्रांति का जो है शुभारंभ कब हुआ था। तो 1966 में भारत में हरित क्रांति का अभियान लागू होने पर गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, जहां पर देखा गया, नोट किया गया 688 लाख टन, 688 लाख टन कम नहीं होता है, जो कि गेहूं का उत्पादन किया गया हरित क्रांति के अंतर्गत। कहते हैं विश्व में भारत एक महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादन देश है और भारत का स्थान चीन और अमेरिका के बाद आता है। तो देखा जाए तो भारत का तीसरा स्थान है गेहूं उत्पादन में। सबसे पहले चीन का आता है, उसके बाद अमेरिका का, फिर जाके भारत का स्थान आता है गेहूं उत्पादन करने के अंतर्गत, यानी तीसरा स्थान भारत का ही है। यद्यपि प्रति हेक्टेयर गेहूं की उत्पादकता भारत में बढ़ी है, यानी प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन भारत में बढ़ी है, जो 1950 से 51 में 815 किलो प्रति हेक्टेयर था, अब जो बढ़ गया है और बढ़कर 2000 से 2001 में 2743 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है। फिर भी गेहूं का भारत में सकल उत्पाद विश्व के अन्य प्रमुख देशों की तुलना में बहुत ही कम होती है। यानी ये भी बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है कि भारत में जो है सकल उत्पाद में विश्व के अन्य प्रमुख देशों से तुलना में बहुत ही कम है, जो कि काफ़ी जरूरी बात भी है और कहो काफ़ी कहते हैं टेंशन वाली बात भी यहाँ पर आता है। और देखिए चलिए मैप में देखते हैं कि गेहूं के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसकी क्या विशेषताएँ हैं। इस मैप में आप देख सकते हो, मैप में जो है यहाँ पर भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्र को दर्शाया गया है। और देखोगे तो बहुत हैरानी की बात है कि ये जो है उत्तरी साइड में ही सिमट रखा है। देखिए यहाँ पर अगर आप पंजाब, हरियाणा जो है कुछ क्षेत्र जो है अगर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का भी है, मध्य प्रदेश में भी आता है। तो ये काफ़ी गेहूं का उत्पादन करता है और बाकी क्षेत्र में जो है गेहूं का उत्पादन ना के बराबर है। तो आप समझ सकते हो कि गेहूं उत्पादन क्षेत्रों का जो है अपना प्रमुख स्थान है और ये उत्तरी क्षेत्र में ही गेहूं उत्पादन का जो है काफ़ी देखा जा रहा है। अदरवाइज़ जो है आगे क्षेत्रों में नहीं दिखाया गया है। अन्य क्षेत्र जो है बहुत कम अमाउंट में करते हैं, जिसमें बिहार भी सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य भी हैं, राजस्थान के भी हैं, गुजरात के भी कुछ क्षेत्र देखे गए हैं और जो है महाराष्ट्र में भी देखे गए हैं। लेकिन आपको तो पता है एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो सर्वदा अधिक होते हैं। तो अधिक तो आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में भी दिख रहा होगा आपका, उत्तराखंड भी दिख रहा होगा और पंजाब का स्थान तो है ही है, हरियाणा का है ही है, कहते हैं उत्तर प्रदेश का तो है ही है और मध्य प्रदेश भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस मैप में जो है सभी बातें भली भांति समझाया गया है जो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण रहता है। और गेहूं हो, चावल हो या कोई भी हो, धान हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फसल होता है। और आपको पता है कि एग्ज़ाम में इसके अंतर्गत क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे उसको वर्णन करने के लिए आ जाए या किसी कैसे भी, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखते हैं। उसके पश्चात आता है चाय। देखिए चाय विश्व में भारत चाय का एक अग्रणी उत्पादक एवं खपत करने वाला देश है। कहते हैं जहां भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है वहीं भारत में खपत भी सबसे अधिक होता है। भारत चाय के निर्यात में बहुत बड़ी मात्रा में विदेश मुद्रा अर्जित करता है और चाय के पौधे पहाड़ी ढलानों में जहां अच्छी मात्रा में वर्षा अर्थात 150 सेंटीमीटर से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, जलवायु भी गर्म हो, अश और अधिक उगते हैं। तो आप समझ सकते हो कि भारत जितना इसका जो है उपयोग करता है उतना ही उत्पादन करता है और साथ में ये जो है दूसरे देशों में सप्लाई भी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फसल के रूप में देखा जा सकता है। अगर इस फसल को उगाने के स्थान को देखें तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है इसको उगाने का प्रावधान है। और यहाँ पर कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट ये भी रखता है कि यहाँ पर जो है बरसात की जो है 150 से अधिक होनी चाहिए, यानी रेनफॉल जो है अधिक होनी चाहिए और साथ में जो जलवायु गर्म भी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी आदर्श क्षेत्र है और ये पहाड़ी क्षेत्र में ही ऐसे आदर्श जो है मिल सकते हैं। ढलानों में आच्छादित मिट्टी यदि दोमट तथा अच्छी जो है अपवहन वाली हो तो चाय के पौधों के फसल के लिए जो है आदर्श एवं उत्कृष्ट
क्षेत्र माने जा सकते हैं। तो देखा जाए तो मिट्टी के रूप में देखें तो ये दोमट और जो अच्छी अपवहन वाली मिट्टी में चाय के पौधे जो है काफ़ी अच्छे आदर्श होते हैं। चाय के पौधों के जो उगाही वाले अधिकांश क्षेत्र जो है असम क्षेत्र के सुरमा और ब्रह्मपुत्र की घाटियों में, पहाड़ी इलाकों में तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों के दार्जिलिंग एवं जलपाईगुड़ी जिलों में आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम बात करें यहाँ पर सुरमा और जो ब्रह्मपुत्र की घाटी में, तो ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो है काफ़ी अमाउंट में चाय की खेती की जाती है। अगर हम पश्चिमी बंगाल और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की बात करें तो ये भी जो है चाय उत्पादन के सबसे आदर्श क्षेत्र के रूप में जानते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे और जलपाईगुड़ी के बारे में तो आपको पता ही है। तो इन क्षेत्रों में चाय के जो है अधिक उत्पादन की जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी है। अन्य प्रमुख क्षेत्र का अगर जैसे देखा जाए, जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्र दक्षिण भारत के जो है अन्नामालाई तथा नीलगिरी के पहाड़ी ढलानों में सीमित है। इसी प्रकार उत्तराखंड और राज्य के जो है कुमायूं की पहाड़ी ढलानों में तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा और घाट के पहाड़ी ढलानों में सीमित क्षेत्र में चाय के पौधे की खेती की जाती है। तो देखा जाए तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड राज्य के कुमायूं के पहाड़ी ढलानों में तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के जो है कांगड़ा घाटी के पहाड़ी ढलानों में सीमित क्षेत्रों में चाय के पौधे की खेती की जाती है। भारत में जो है 1999 के दौरान 8.5 लाख टन चाय उत्पादन हुआ था, यानी 8.5 लाख टन जो उत्पादन हुआ था। और चाय उत्पादन एवं उसके निर्यात की प्राप्ति आमदनी जो है था वर्ष 2000 से 2001 में करीब 2000 करोड़ रुपया थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर चाय के अंतर्गत जो है पैसे की कमाई। यद्यपि स्थानीय खपत की मांग भी बहुत ज़्यादा बनी रही है, तो भारत में खुद भी इसका उत्पादन जो है कंज्यूम करने की क्षमता अधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण मैप यहाँ आया है, आप देख सकते हो कि ये दार्जिलिंग के साइड ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और असम के साइड ही जो है ये चाय उत्पादन क्षेत्र दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो प्रमुख क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है और इक्का दुक्का आता भी है तो उत्तराखंड के साइड ही आता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर चाय के प्रमुख क्षेत्र के रूप में आ जाए तो आप जो है आंध्र प्रदेश के साइड आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है पानी बरसात रेन भी अधिक होती है और ये आदर्श होता है चाय के फसल के लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ में गर्मी भी अच्छी रहती है, ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है, तो ये फसल के लिए आदर्श क्षेत्र होता है, जो कि आपके जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको नोट आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम व्यू से चाय का जो है विस्तृत वर्णन आता है एग्जाम में और देखा भी गया है। चाय फसल के अंतर्गत हर एक जानकारी आपके पास होना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, जो कि यहाँ पर बेखूबी बताई गई है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष कपास। देखिए कपास कहते हैं विश्व में भारत कपास उत्पादन में अग्रणी देश माना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जो है भारत में इसकी उत्पादन होती है। सूती वस्त्र उद्योग में कपास के पौधे से जो है प्राप्त रेशे कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं और इसी प्रकार कपास के पौधों से प्राप्त किए जाने वाले बीजों से जो तेल निकलता है वह तेल वनस्पति घी तेल के उद्योगों में प्रयुक्त होता है। कपास के बीज या बिनौले को जो है पशु आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कपास की अच्छी उपज के लिए जो है मध्य वर्षा यानी करीब 75 सेंटीमीटर चाहिए और इसलिए कम जो 150 दिनों के लगातार जो है खुला मौसम होना चाहिए, तभी जो है पौधों में अच्छे और सघन फूल उगते हैं तथा वे पककर जो है प्रफुल्लित रेशे बीज के जो बल बनते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो भारत में कपास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है, और इसे कच्चे माल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका आदर्श अगर देखा जाए तो वर्षा जो होती है 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कहते हैं 150 दिन लगातार खुला मौसम होना चाहिए, तभी जो जाके इसके पौधे के फूल जो हैं अच्छे बनते हैं और इससे कपास भी अच्छे निकलते हैं। ये आप जनरली देखे भी होंगे। देखा जाए तो ये भी महत्वपूर्ण है कि काली चिकनी मिट्टी जो पानी का उत्तम अववहन कर सके दक्कन के पठारी क्षेत्र में बहुलता से उपलब्ध है। देखिए इसके लिए काली चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जहाँ पर ये उत्तम जो है कपास उत्पन्न की जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ अच्छा माना जाता है। भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में जलोढ़ मिट्टी में भी यह उगाया जाता है और इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में विश्व के सकल कपास उत्पादन का 8% उत्पादन होता है। कहते पूरे विश्व में कपास उत्पादक देशों में प्रमुख अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत का चौथा स्थान है। यानी देखा जाए तो कपास के उत्पादन में भारत का जो है चौथा स्थान है
और पहला स्थान पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पे रूस है, यानी भारत का चौथा स्थान इसमें आया। भारत कपास की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए सूती कपड़ा उद्योग के लिए आवश्यक जो है लंबे रेशे वाली कपास बाहर से आयात होते हैं। तो आप समझ सकते हो जो भारत में कपास की जो उगाए जाते हैं उसकी अच्छी गुणवत्ता नहीं होती है, और इसलिए जो है कपास को बाहर राज्य से मंगवाया जाता है, बाहर देश से मंगवाया जाता है। वैसे अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की पैदावार पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में ही होता है, ये भी कोई दो राय नहीं है कि इसका जो है अच्छा गुणवत्ता वाले जो है कपास का उत्पादन पंजाब और हरियाणा राज्य रहा है। और भारत में कपास की खेती में अग्रणीय जो है राज्य महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम जो है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो चलिए इसी बात को जो है मैप पे भी देखने की कोशिश करें और एनालाइज करें कि जो है कपास इस जो है कृषि कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में और किस कंडीशन में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत जो है कपास उत्पादन क्षेत्र के रूप में आप देख सकता है कि कपास पर मुख्य क्षेत्र, देखिए कपास मुख्य क्षेत्र जो है आपको पंजाब भी दिख रहा होगा, हरियाणा का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए तो राजस्थान भी आ रहा है और गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ तक कि केरल के क्षेत्र भी, कुछ क्षेत्र को इसमें ले लिया गया है। तो कपास के प्रमुख क्षेत्र इसी के रूप में है, लेकिन पंजाब हरियाणा में जो है उच्च गुणवत्ता वाले कपास का जो है उत्पादन होता है, जो कि इस मैप में भी दर्शाया गया है। आप देख सकते हो कि पंजाब और हरियाणा भी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। और ये मैप जो है एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसके क्षेत्र जो है दिमाग में रख सकते हो और इसको जो है एग्जाम व्यू की तैयारी में लग सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हर एक कंपटीशन के लिए, कि किसी भी कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कपास का जो है विश्व में कितने नंबर पर स्थान है। तो आप समझ गए होंगे चौथे नंबर पर जो है इंडिया का स्थान कपास उत्पादन में आता है। लेकिन यहाँ की जो कपास है अच्छे गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं, इसलिए हमें बाहरी देश से मंगवाया जाता है। अगर भारत में अच्छे गुण वाले होते भी हैं तो पंजाब और हरियाणा में ही होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैप था जिसको बारे में हमने चर्चा किया। आगे देखते हैं क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गन्ना। देखिए गन्ना भारत के जो है देशज फसल है, और भारत में गन्ना उत्पादन का क्षेत्र जो है विश्व में सब देशों से अधिक है। गन्ने की फसल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए, यद्यपि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो सिंचाई के साधन जरूर होनी चाहिए। तो ये गन्ना के लिए जो है महत्वपूर्ण है कि गन्ना की फसल जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु में होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं उपजाऊ जो होता है ये मैक्सिमम दोमट एवं काली चिकनी मिट्टी दोनों ही गन्ना के पैदावार के लिए उपयुक्त होती है, यानी ये दोमट मिट्टी में भी और काली मिट्टी में भी जो है गन्ना का अच्छा उत्पादन हो सकता है। गन्ने की खेती दो प्रमुख पट्टियों में होती है। एक तो होता है उत्तर मैदानी क्षेत्र में जिसका विस्तार जो है पश्चिम में पंजाब राज्य से पूर्व में बिहार राज्य तक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा भाग जो है भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र से गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक फैला हुआ है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं गन्ने के जो है सकल जो है बोया क्षेत्र का 60% से अधिक भाग भारत के उत्तरी मैदान भाग में है, परंतु प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन दक्षिण भारत के क्षेत्र में उत्तरी मैदानी क्षेत्र में अधिक होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है गन्ना के अंतर्गत ये क्वेश्चन। गन्ना उत्पादन के जो है अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। कहते हैं वर्ष जो है 2000 से 2001 में करीब जो है 300 लाख टन गन्ने का उत्पादन भारत में हुआ, जो उस वर्ष पूरे विश्व में सर्वाधिक था। भारत में कई प्रयास किए जा रहे हैं जिससे गन्ना के उत्पादक में जो है वृद्धि हो सके। इस दिशा में संकरणीय गन्ने की कई किस्म को जो है विकसित किया गया है, जिनकी उत्पादकता सामान्य गन्ने किस्मों से बहुत ज़्यादा है। कहते हैं गन्ना अनुसंधान संस्था कोटवाटूर जो है तमिलनाडु इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है गन्ना के उत्पादन के लिए। अब इसी बात को अगर हम देखें मैप के अंतर्गत तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए यहाँ पर मैप भी दर्शाया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। गन्ना के प्रमुख क्षेत्र कहते हैं एग्जाम व्यू से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, तो इसको जो है अच्छे से जो है मैप को भी आपको समझना जरूरी रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गन्ना के जो है प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो है देखा जाए तो पंजाब से शुरू होकर जो है बिहार के कुछ क्षेत्र तक भी आते हैं, और मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र थोड़े से आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश तो आ ही रहा है। उत्तर प्रदेश मैक्सिमम हर एक क्षेत्र में जो है गन्ना होती है, जो कि मैप्स में ही पता लग रहा है। साथ में महाराष्ट्र का क्षेत्र भी नज़र आ रहा है और गुजरात का क्षेत्र भी इसमें आता है। तो ये गन्ना के उत्पादन के आदर्श क्षेत्र हैं जो कि काफ़ी आपके
जो है मैप में दिया गया है। और ये एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है गन्ना, कि गन्ना के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है और ये महत्वपूर्ण भी रहता है। तो इसको मैप को भी आपको अच्छे से स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम व्यू और प्लस जो है MCQ के रिगार्डिंग अगर कोई बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये मैप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। आगे जो हमारे समक्ष है मसाले। देखिए मसाले जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मसाले जो है भारत के जो है खान पीन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और भारत से जो है मसाले का जो है दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। और मसाले के कारण ही भारत जो है गुलामी के जंजीर में जो है 250 साल जो व्यतीत किया था, मसालों के कारण ही हुआ था। तो मसाले आपको पता ही है, खाने में जायका लाने के लिए मसालों का जो है बखूबी प्रयोग किया जाता है और ये मसाले का जो उत्पादन के रूप में भारत का जो है प्रमुख स्थान है। कहते हैं भारत में अनेक प्रकार के मसालों का उत्पादन होता है, जिसमें काली मिर्च हो, इलायची हो, मिर्च हो, हल्दी, अदरक, लौंग इत्यादि शामिल होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय मसाले अपनी उम्दा किस्मों के और गुणवत्ता के कारण पूरे विश्व में विख्यात है तथा उनकी मांगे पूरे विश्व में है। बागवानी फसलों में मसालों का महत्वपूर्ण स्थान है और भारतवर्ष के मसालों का हर घर कहा जाता है, यानी मसालों का घर कहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत को जो है मसालों का घर भी कहा जाता है पूरे विश्व में। और कहते हैं पूरे विश्व में जो है मसाले का सबसे अच्छा उत्पादक देश और गुणवत्ता वाले मसालों का उत्पादन भारत के द्वारा ही की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो है हमारा पहला इसके अंतर्गत है मिर्च। कहते हैं मिर्च मसालों में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। सभी प्रकार के मसालों के कुल उत्पादन में मिर्च का उत्पादन लगभग 1/3 या कहे तो 34% के बराबर आता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्य मिर्च उत्पादन में अग्रणीय है और मिर्च जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्पाइसी के रूप में देखा जाता है। मिर्च के बाद मसालों के अंदर हल्दी की फसल महत्वपूर्ण आती है, यानी मिर्च के बाद हल्दी का बहुत ही काफ़ी अपना स्थान है। मसालों के कुल उत्पादन में हल्दी के उत्पादन का हिस्सा जो है 21.6% है। हल्दी की जो है फसल उगाने वाले राज्य जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा बिहार महत्वपूर्ण है। और आपको पता है हल्दी एक टर्मरिक होती है जो कई चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको जो है काफ़ी उत्पादन की जाती है। मसाला उत्पादन करने वाले राज्य के बीच केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ बड़े पैमाने पर मसाले जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक का उत्पादन किया जाता है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। केरल राज्य में जो है सबसे अधिक जो है लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार राज्यों के नंबर आता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो है मिर्च हो, चाहे आपकी काली मिर्च हो या हल्दी हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिखाया गया है कि उत्पादन का उपज। देखिए उत्पादन जो था 51 से लेकर 2001 के बीच कैसे हुआ, तो इसके बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक बताई गई है। अगर हम चाय, कपास, चावल, गेहूँ, गन्ना की बात करें तो क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर के अंतर्गत अगर देखें 1950 से 51 में और 2000 से 2001 में, तो काफ़ी अंतर आपको दिख रहा है। जहाँ चाय के 3.1 था वही बढ़ के जो है 4.4 हो गया। कपास 56 था तो यहाँ 86.0 हो गया। चावल जो है 388 थी तो जहाँ 444, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बढ़ता हुआ ग्राफ है। अगर हम पैदावार के रूप में देखें तो पैदावार जो है 50 से 51 और 2001 के बीच में काफ़ी आपको जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में जो है हरित क्रांति ने जो है काफ़ी हद तक फसलों के उत्पादन में वृद्धि किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्पादन में वृद्धि होना कहते देश के लिए ज़रूरी था, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उनके लिए भोजन उपलब्ध कराना संभव तभी हो पाएगा। उसके पश्चात आता है फल। देखिए फल जो है विश्व में कुल फल उत्पादन का 10% उत्पादन भारत में ही होता है। तो विश्व में कुल फल उत्पादन का 10% उत्पादन भारत में होता है और विश्व में आम, केले, चीकू एवं विभिन्न प्रकार के नींबू के उत्पादन में भारत एक अग्रणीय देश है। फलों की बहुत सारी किस्म भारत में उगाई जाती है। आम, केला, नारंगी, संतरे, मौसमी, अनानास, पपीते, अमरूद, चीकू, सेब, कटहल, लीची, अंगूर जैसे फल जो है उष्णकटिबंधीय एवं उष्णदेशीय जलवायु में उगाने वाले होते हैं। और सेब, नाशपाती, बैर, खुबानी, सहतूलू,
बादाम, अखरोट इत्यादि फल जो है शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों के हैं, जो देश में प्रायः पहाड़ी भूभाग में उगाए जाते हैं। इसी प्रकार शुष्क भागों में उगाए जाने वाले फल जो है आंवला, बैर, अनार, अंजीर इत्यादि। तो कहते हैं फल भी देखा जाए तो विश्व में कुल फल उत्पादन का 10% उत्पादन भारत में होता है। कहते हैं है तो बहुत ही कम प्रतिशत, लेकिन फिर भी जो है पर्याप्त है, और बाकी जो है दूसरे देशों में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन विश्व में आम, केले, चीकू और विभिन्न प्रकार के नींबू के उत्पादन भारत ही एक अग्रणीय देश है, जहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन बखूबी होती है। फलों के विविध फसलों में आम की जो है फसल सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, और आपको पता है कि आम की फसलें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है विश्व स्तर पर। फलों के जो है कुल बोए जाने वाले क्षेत्र का करीब जो है 39% क्षेत्र में आम उगाए जाते हैं, जिसमें फलों के कुल उत्पादन का 23% आम का ही होता है। तो आम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और पूरे विश्व में जो है आम का इतने मांग है कि इसको जो है किसान बहुत खूबी जो है इस फसल को लगाते हैं। उसके पश्चात आता है सब्जियां। देखिए सब्जियां जो है विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश है। तो आप समझ सकते हो सब्जी जो है चीन के बाद भारत का ही दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन वाले देशों के अंतर्गत। विश्व में कुल सब्जी उत्पादन का जो है 15% उत्पादन भारतवर्ष में ही होता है, और भारत का जो है फूल गोभी उत्पादन में विश्व स्तर पर पहला स्थान है। यानी फूल गोभी के उत्पादन में जो है भारत पहला स्थान पे आता है, और प्याज उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है। पत्ता गोभी में इसका तीसरा स्थान है। इसके अलावा दूसरा अन्य सब्जी जो प्रमुख रूप से उगाई जाती है वह है आलू, मटर, टमाटर आदि। भारत में 50 से अधिक किस्म की सब्जियां उगाई जाती है। तो भारत में जो है सब्जियों की काफ़ी किस्में देखने को मिल जाती है। उसके पश्चात है फूलों की खेती। फूलों की खेती भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। वैश्वीकरण के उत्तरार्ध समय में जब बहुत से जो है व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे, तो फलों का, सब्जियों का, एक फूलों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विपणन बहुत ही लाभदायक हो गया था। फूलों के न्यास से जो है भारत बहुत सी विदेशी मुद्राएं कमा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फूलों से जो है विदेशी मुद्रा कमाना। ठीक है, फूलों में गुलाब का जो है फूल, जूही, चमेली, गुलमोहर, गुलदाउदी इत्यादि जो है फूलों की खेती का उत्पादन बड़े पैमानों पर होता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र राज्य में काफ़ी बड़ी मात्रा में एक विस्तृत क्षेत्रों में फलों की खेती होती है। इसके अलावा उत्तराखंड, असम, दिल्ली तथा त्रिपुरा में भी फ्लोरिकल्चर काफ़ी लोकप्रिय है। यानी फ्लोरिकल्चर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लोकप्रिय व्यापारी विकल्प बन गया है, क्योंकि फूलों में जो है काफ़ी पैसे हैं, और फूल जो है हर जगह यूज़ होता है। इसलिए देखा जाए तो आज जो है विश्व स्तर पर जो है भारत में फूलों के उत्पादन की जाती है, और इससे काफ़ी जो है अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। इवन कि जो किसान लगाते हैं उनके भी जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहें त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। और साथ में अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को थैंक्स कहना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जिन बच्चों ने देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है नहीं देखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना इंसान को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। बाकी जो है दूसरे व्यक्ति कर्तव्य निभाएं चाहे न निभाएं, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो त्रिपाण स्टडी का अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और साथ में अगर आप यूट्यूब पर रिसर्च कीजिएगा कोई भी टॉपिक, तो आपको पता ही है कि पहले से जो मौजूद यूट्यूब पे वीडियो होगा वही नज़र आएगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में ही आपके फ़ायदा है। ठीक है, और अगर आप और भी अच्छा देखना चाहते हो और भी इसमें कुछ सुधार चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है कि इसमें और भी सुधार की जाती है और बेहतर से बेहतर बना जाता है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना भी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको पता है त्रिपाण स्टडी सेंटर के होम पेज पे सभी वीडियो उपलब्ध होते हैं। साथ में प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में आपको जो है सभी क्लास के अंतर्गत और टॉपिक के अंतर्गत वीडियो दिख जाएंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है।